हेलो दोस्तों, क्रीपी स्टोरी विद विकी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बेहद ही डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां ज़रूर पसंद आएंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और एक बात दोस्तों, मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल नया शुरू किया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा के तैयार हो जाइए इन कहानियों का मज़ा लेने के लिए। मेरा नाम आनंद है और मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक डरावनी कहानी बता रहा हूँ। बात तब की है जब मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं 8वीं का छात्र था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह हमारे गांव से कुछ दूर आखिर में था। उसके पीछे की तरफ एक घना जंगल था। मैं और मेरे 4 दोस्त हम अक्सर खेलते खेलते उस जंगल में चले जाते। उस जंगल में एक बहुत पुराना और बड़ा घर था जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। वहाँ जाने से अक्सर गांव के लोग और हमारे टीचर्स हमें मना किया करते थे। पर दोस्तों, सब जानते हैं कि वो स्कूल टाइम की एक उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि हमें जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है हम वही काम करते हैं। लोग कहते थे कि उस खंडर में एक लड़की की आत्मा रहती है जिसे कुछ लोगों ने कई साल पहले उस सुनसान पड़े जंगल में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती कर उसे मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा उसी खंडर में भटकती रहती है। तो एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग लंच टाइम में उस पुराने खंडर में लुका छिपी का खेल खेलेंगे और इसके बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो लंच टाइम में मैं और मेरे 4 दोस्त उसी जंगल में पुराने खंडर में लुका छिपी खेलने लगे। तो मेरा दोस्त रोहित हम सबको ढूंढने वाला था। तो हम सब लोग जल्दी से छिपने लग गए। वो खंडर बहुत बड़ा था। हम चारों उसके अंदर गए। तभी मुझे वहाँ नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी जो शायद उस खंडर का तहखाना था। हम लोगों ने सोचा ये छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी और मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हम चारों उस सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वहाँ बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। वो घर पुराना होने की वजह से जगह जगह गंदगी पड़ी थी। हम सब वहाँ गए और वहाँ पड़े पुराने कबाड़ के पीछे छिप गए। अब हमें उस समय तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो हमने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। हमें छिपे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे, पर अभी तक हमें रोहित की आवाज़ नहीं आई जो हमें ढूंढने वाला था। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। हम सब दोस्तों ने सोचा कि शायद रोहित हमें ढूंढने के लिए आ रहा है। हम सब बिल्कुल शांत बैठे थे। तब अचानक से उस तहखाने में और बदबू आने लग गई। अब हमारा वहाँ बैठे बैठे बुरा हाल हो गया था और वो सड़ी बदबू इतनी बढ़ गई थी कि हमारा दम घुटने लग गया था कि अचानक हमें जो आवाज़ सीढ़ियों से आ रही थी वह बंद हो गई। तहखाने में अंधेरा था तो हमें कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी हमने सोचा कि रोहित वापस हमें ढूंढते ढूंढते ऊपर चला गया है। तब मेरा दोस्त राजू बोला कि चलो यार, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है और कुछ देर यहाँ रुका तो बदबू से मेरा दम घुट जाएगा और हमारा लंच टाइम भी ख़त्म हो गया होगा। टीचर को अगर पता चल गया तो हमें बहुत मार पड़ने वाली है और फिर घर वालों से भी हमारी शिकायत की जाएगी। चलो यार, हम सबको जल्दी से जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। हम सभी जानने वाले थे कि हमें दीवार पर कुछ बहुत बड़ी सी चीज़ चलते हुए दिखाई दी, पर
अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हमें कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वहाँ देखने लगा तो हम सबके होश उड़ गए। हमने देखा कि दीवार पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए, दो सफ़ेद चमकती आँखें, काला चेहरा और उसके बड़े बड़े दांत। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसको देख के तो हम सब जैसे अपनी जगह पर चिपक गए थे। मेरे एक दोस्त की तो यह सब देखकर पेशाब निकल गई थी कि अचानक मेरा दोस्त राजू वहाँ से भागने लग गया। तब वो लड़की दीवार पर मकड़ी की तरह चलती हुई आई और मेरे दोस्त को अब उसने पकड़ा और वापस दीवार पर चढ़ती हुई चली गई। उसने मेरे दोस्त को इतनी आसानी से उठा लिया जैसे कोई कागज़ के टुकड़े को उठाया हो और वो मकड़ी की तरह चलती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मेरे दोस्त के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती रही और धीमे धीमे वो भी हल्की हो गई। हम सब यह देखकर वहाँ से भागे और खंडर से बाहर आ गए। वहाँ रोहित खड़ा हुआ था। हम सबको इतना डरा हुआ देखकर वह बोला कि मैं तो खंडर में गया ही नहीं, मुझे अंदर जाने में डर लग रहा था। मैं कब से तुम सबको आवाज़ लगाकर बुला रहा हूँ पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। तब हम सब भागते हुए स्कूल पहुँचे और हमने हमारे साथ घटी हुई घटना अपने टीचर्स को बताई। तब वह सब लोग हमारे साथ उसी खंडर में गए और हम सब राजू को ढूंढने लग गए। तब तक यह खबर गांव में भी लग गई थी और गांव के लोग भी वहां आ गए थे। हम सब ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा पर राजू फिर हमें कभी नहीं मिला। इस घटना के बाद हमने उस जंगल में जाना छोड़ दिया। आज खंडर पूरी तरह से गिर चुका है पर अभी भी गांव के लोग वहां जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी हम जाने अनजाने अपने मस्ती मजाक में ऐसी कुछ चीज़ों को छेड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसा ही एक वाक़या अविनाश और अमित के साथ हुआ। मेरा नाम अविनाश है और मैं आपको मेरे साथ घटी एक डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बात तब की है जब मैं भोपाल में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं असल में मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला हूँ। तो भोपाल में मुझे पढ़ाई के लिए एक किराए के कमरे की ज़रूरत थी। तो मुझे बहुत तलाश के बाद एक किराए का कमरा मिल गया। यहाँ एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम था और मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला एक और दोस्त साथ में था। अब हम दोनों को वो कमरे शेयर करने थे। शुरू में हम दोनों को साथ में रहने में परेशानी हुई क्योंकि वो इंदौर से था। हम दोनों किसी भी बात पे एक मत नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब हमारी पढ़ाई भी अच्छी चलने लग गई थी और धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पर उसका स्वभाव थोड़ा शरारती था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम जिस दरवाजे से अपने कमरे में दाखिल होते थे वहाँ उस दरवाजे के ऊपर एक लाल कपड़े में नारियल कलाबे के साथ बंधा हुआ था। यह मैं आपको एक और बात बता दूं कि कलाबा उसे बोलते हैं जो शुभ अनुष्ठानों में हमें पंडित जी हमारे हाथ में बांध देते हैं। कहीं कहीं इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। खैर, इसके साथ बंधा हुआ था पर हमें इससे क्या, यह तो किराए का कमरा था तो हमें वैसे भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। हमारे कमरे के सामने एक कॉरिडोर था और उसके आखिर में कुछ और कमरे थे जिसमें हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स रहते थे। जब हम इस किराए के कमरे में आए थे तभी से रात में हमारे दरवाजे के बाहर किसी के चलने, किसी के धीरे धीरे कुछ बोलने और कभी कभी रोने की हल्की हल्की आवाज़ें आती थीं। कभी कभी रात के 2-3 बजे ऐसा लगता जैसे हमारे दरवाजे के बाहर कोई
नॉक कर रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई अपने नाखून से खरोंच रहा हो। पर ये आवाज़ें इतनी हल्की होती थीं कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और सोचते थे कि वे सीनियर स्टूडेंट्स ही होंगे जो रात में मस्ती मजाक कर रहे होंगे। उनका आना जाना वैसे भी रात भर लगा रहता था। कभी कभी हम दोनों रात भर जाग कर अपनी पढ़ाई करते थे तो हमें वो आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती थीं, पर हम इसे नज़रअंदाज कर देते थे। एक बार संडे का दिन था तो हम दोनों ऐसे ही फ्री बैठे थे तो मेरा दोस्त अमित बोला, यार चल आज कुछ डरावनी कहानियाँ हम एक दूसरे को सुनाते हैं। पर मैं थोड़ा डरपोक किस्म का था और वक्त बहुत जल्दी डर जाया करता था। ऐसे ही हम दोनों में डरावनी कहानियाँ सुनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि वो बोला, यार ये दरवाजे के ऊपर लाल कपड़े में क्या बंधा हुआ है, इसे आज खोल कर देखते हैं, इसमें अंदर क्या है। पर मैंने उसे मना किया। उसके शरारती स्वभाव की वजह से वह नहीं माना। आखिर उसने वह कपड़ा और उसके ऊपर बंधा रक्षा सूत्र भी तोड़कर अलग कर दिया। कपड़े को खोलकर देखा तो उसमें नारियल और कुछ भभूत रखी हुई थी। तब मैंने उससे बोला, यार अमित, अगर यह बात हमारे मकान मालिक को पता चल गई तो वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगा और इतना सस्ता कमरा हमें शायद फिर कहीं ना मिले। उसने उस भभूत और रक्षा सूत्र को कचड़े में डाल दिया और उस लाल कपड़े में नारियल वापस बांधकर दरवाजे पर लटका दिया और बोला, अबे तू बहुत डरता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर हमें तब ये नहीं पता था कि जिस चीज़ को हमारे कमरे में आने से रोकने के लिए इस कपड़े को बांधा गया था, उस चीज़ को अमित ने अनजाने में ही छेड़ दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी शरारत की वजह से आगे जो कुछ होने वाला था वह इतना बुरा होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और हम दोनों इस घटना को भूल गए। पर अब हमारे कमरे के बाहर दरवाजे पर जो आवाज़ पहले हल्के हल्के से सुनाई देती थीं, अब वह बहुत तेज़ी से आने लग गई थीं। एक दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो हमारा मेन डोर खुला हुआ था। उस दिन से मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। अब हर रात हमारे रूम का दरवाज़ा खुलता और सुबह हमें ऐसा लगता कि हमारे कमरे में कोई आया हो और मेरे दोस्त अमित की हालत दिन ब दिन और ख़राब होने लग गई थी। 10 दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके शरीर से मांस तो बिल्कुल गायब ही हो गया था। उसका शरीर दिन ब दिन सफ़ेद पड़ता जा रहा था, जैसे उसके शरीर में खून हो ही ना। वह हमेशा मुझसे कहता कि रात को उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके सीने पर बैठा हो और उसका गला दबा रहा हो। पर मैं हमेशा उसकी बात को काट देता और कहता, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर एक रात जब हम दोनों सो रहे थे तब मेरी रात में अचानक नींद खुल गई और मैंने अमित की तरफ देखा तो अमित का शरीर हवा में लटका हुआ था और उसके ऊपर एक काली परछाई बैठी हुई थी। तब यह सब देखकर मैंने ज़ोर से चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मैं होश में आया तब मैंने देखा कि अमित एक कोने में बैठा हुआ है और उसकी हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है। तब मैंने उसे वहीं एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, पर डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसे आखिर क्या हुआ है। तब मैंने उसके घर भी फ़ोन लगाकर उसकी हालत के बारे में उसके पेरेंट्स को खबर कर दी थी और यहाँ यह बात हमारे मकान मालिक को भी पता चल गई थी। पर जब उसके माता पिता उससे मिलने आए तो वह भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने मुझसे उसकी हालत के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें पूरी घटना बताई कि कैसे उस लाल कपड़े को छेड़ने के बाद अमित के साथ यह सब हुआ।
तब उसके माता पिता ने मकान मालिक से इस विषय पर बात की। तब मकान मालिक ने बताया कि पिछले साल इस कमरे में एक लड़का रहने के लिए आया था। वह भी यहाँ पढ़ने के लिए ही आया था, पर कुछ कारणों की वजह से उसने उसी कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। तब से उस कमरे में जो भी रहने आता है वह 2 दिनों में यहाँ से भाग जाया करता है। तब मैंने यहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाकर इस नारियल को दरवाजे पर बंधवाया था, ताकि जो भी बुरी शक्तियाँ हों वह कमरे के बाहर ही रहें, और जो आवाज़ें तुम्हें बाहर से आती हुई सुनाई देती थीं तो वो आत्मा या बुरी शक्ति अंदर आने की कोशिश करती थी, पर इस लाल कपड़े में बंधे हुए नारियल की वजह से अंदर नहीं आ पाती थी। पर आपके लड़के ने इसे छेड़ दिया और वह आत्मा न केवल कमरे में वापस आ गई, बल्कि आपके लड़के पर हावी हो गई। तब हमने उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने हमें उन्हीं पंडित जी का पता दिया जिन्होंने इस कमरे को पूजा पाठ के जरिए बंधवाया था। तब हम अमित को लेकर वहीं गए और उन पंडित जी को सारा हाल सुनाया। तब उन्होंने कुछ पूजा पाठ की और एक ताबीज़ दी, जिसे हमने अमित को पहनाया। अब दिन ब दिन उसकी हालत ठीक होने लगी थी और हमें उस कमरे को भी खाली कर दिया था। आज उस घटना को लगभग 5 साल हो गए हैं। हम अब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे को फ़ोन पर बात करते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है, पर अब उसका शरारती स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है।